चलिए सभी को गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। सभी को गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्द से जल्द आइए। तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में, जो ऑलरेडी मैं मौर्य काल पढ़ा रहा था उसी के बारे में चालू होगा आज क्लास का। मौर्य काल भी चलेगा, मौर्योत्तर काल भी चलेगा, जो बचा है मौर्य काल का वो भी आज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो सर आगे बढ़ने के पहले पहले मैं अकेडमी के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे धीरे धीरे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है ये, ठीक है, जिसमें टॉप एजुकेटर हैं, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका। और लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उस चैनल पे सभी का स्वागत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अनअकैडमी के द्वारा स्टार्ट हो गए हैं, तो जिसको भी ऑप्शनल सब्जेक्ट करना हो तो वन अकेडमी पे कर सकता है। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बात करूं, तो जैसे सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे मैं लाइव क्लास ही ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है, सीधा प्रसारण कर रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, चाहे आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, कमेंट के माध्यम से सब कुछ चलेगा, डिजिटल तरीके से चलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज होगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज का बेनिफिट ये होगा कि जो भी क्लासेस चलेंगे, चाहे टेस्ट होंगे चाहे क्विज होंगे, वो लाइव होंगे सीधा, मतलब ठीक है। आप टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, और जो भी कमियां हैं, जो भी एरर्स हैं, उसको दूर करने का आपको मौका मिलेगा, तो अधिक से अधिक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा आपको। और मेरा मानना है कि टेस्ट जितनी बार आप देते हैं उतनी बार कुछ सीखने को आपको मिलता है, इसलिए टेस्ट देने से मत भागिए पीछे, टेस्ट देते रहिए, बार बार देते रहिए, टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए। उससे ये होगा कि जो भी क्लासेज करेंगे, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, उन टॉपिक वो और आसान हो जाएगा। टेस्ट अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो भी कमियां, उस कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी बार बार मौका नहीं देती है, उससे पहले टेस्ट आपको देते रहिए। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट क्या होता है कि जो भी क्लास होगा, सपोज वो अगर लाइव क्लास आप नहीं भी अटेंड कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो लाइव क्लास आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी चाहें अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप उस लाइव क्लास को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हों, तो डाउनलोड कर लें, उनके लिए अच्छा होगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो करंट अफेयर तो वैसे ही पढ़ाता हूँ, आपको पता ही होगा मेरे बारे में। और इस समय हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री भी चला है, और एंशिएंट इंडिया इस समय चल रहा है, तो हिस्ट्री, और आने वाले समय पॉलिटी चलाएगा तो चलेगा। तो करंट अफेयर और हिस्ट्री अभी चल रहा है, आने वाले समय पॉलिटी को भी चलाएगा, ठीक है, पॉलिटी की क्लास चलाएंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मुझे इसी टेलीग्राम पे मैं भेज देता हूँ, और जो भी क्लास का टाइमिंग है, क्लास का डेट है, सब कुछ इसी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम फॉलो करते रहिए, टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब कुछ इसी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के धुरंधर, जो भी हैं टॉप एजुकेटर हैं, वो इस समय अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं, या आपकी स्वतंत्रता है कि किस टॉप एजुकेटर से आप क्लास लेना है। तो टॉप एजुकेटर है, उनसे सबसे क्लास ले सकते हैं आप। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, यूपीएससी सीएससी, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी को ही डील करता हूं, मैं भी प्लस एजुकेटर हूं। तो जैसे सब्सक्रिप्शन के बारे में इसमें बात की जाए, पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल कोर्स के भी सब्सक्रिप्शन है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, आर्ट एंड कल्चर का सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर के सब्सक्रिप्शन है, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्स। मतलब इन सब के सब्सक्रिप्शन है, जिससे भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसका सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। दो तरह के प्लान है, एक होता है प्लस का प्लान, दूसरा होता है आइकॉनिक का प्लान। यूपीएससी सीएससी जीएस के सब्सक्रिप्शन का 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का है, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। हम सिर्फ 1 साल का अगर मैं बात करूं ऑन एवरेज, तो इसकी फी है 49,500। ये कोड है मेरा PJ01, यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर जो डिस्काउंट आपका जो चार्ज पे करना होगा, आपका पे करना होगा 44,550 रुपये। जो भी हो, 1 2 3 जो भी लेना हो, 1 2 ईयर जो भी लेना हो, तो अपने सुरक्षा के अनुसार आप लीजिए, और कोड का यूज कीजिए, 10% सब्सक्रिप्शन पे पाइए आप, ठीक है। इससे बेनिफिट और क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, ये सारी चीजें आपको प्लस में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो लाइव क्लास भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा,
अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपके क्लास चलेंगे। ठीक है। दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है। ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का चार्ज है इसका 69,500 है। फूड यूज करेंगे, सेम फूड है, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, 10% डिस्काउंट हो जाएगा और जो चार्ज पे करना होगा ओनली 62,550 रुपये आपको पे करना होगा। इसमें बेनिफिट ये मिलेगा आइकॉनिक में कि ये प्लस वाले चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी आइकॉनिक में। प्लस और आइकॉनिक दो तरह के प्लान है, तो अपनी सुरक्षा के अनुसार आप लोग प्लान ले लीजिए। ठीक है। और ये ऑप्शनल कोर्स है, यूपीएससी सीएससी के ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है। ये 1 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 12 महीने का भी है, 24 महीने का भी है और 36 महीने का है। तो 27,500 1 ईयर का फी है वैकल्पिक विषय का, और 24,750 आफ्टर 10% डिस्काउंट PJ01 कोड यूज करने के बाद आपका पड़ेगा 24,750 रुपये। तो जो भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना हो, और मेरा मानना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो बिना किसी के कहे हुए भी मत लीजिएगा, जिसमें आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सुटेबल हो, जिसमें आपको पारंगत हासिल हो, वही ऑप्शनल कोर्स आप लोग लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि आपको पता है कि कॉम्बैट चल रहा है। कॉम्बैट बेटा चल रहा है, इसलिए चल रहा है कॉम्बैट, इन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी बच्चे हैं, टॉप मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग कम से कम पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कीजिए, मेरे ये कहने का मतलब ये है। और आप लोग जितने भी हैं पार्टिसिपेट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अनअकैडमी से पढ़े हुए लड़के पूरे ऑल ओवर इंडिया रैंक पे, अच्छे रैंक पे आए, अच्छे रैंकिंग उनकी हो। तो टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। 6 तारीख से चालू है, 6 दिसंबर से ये टेस्ट हर अल्टरनेट संडे को होगा, मतलब 6 को चला है, अब 13 को बंद था, इसके बाद 20 दिसंबर को अगला कॉम्बैट होगा। ठीक है। तो सभी लोग इसमें आइए और इसमें शरीक होइए, अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी एरर्स हैं, कमियां हैं, दूर करने का आपको मौका मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। चलिए अगला हम जो बता देते हैं, देखिए हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो टाइमिंग है बेटा 11 बजे है, याद रखिएगा, हर संडे को 11 बजे, अल्टरनेट संडे को। ठीक है, 11 बजे दिन में। टाइम 45 मिनट का ये टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट हैं आपके, 6 सेक्शन में है, रिलेटिव स्कोरिंग होगा और फॉरनाइट कंसेंस होगा, मतलब अल्टरनेट संडे को ये किया जाएगा। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी एक बता चुका हूँ आपको। और भी देखो कुछ उपहार मिलेंगे आपको अगर फर्स्ट रैंक आपके आते हैं, रैंक आते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक आते हैं, AIR फर्स्ट रैंक, ऑल ओवर इंडिया रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड रैंक रहेगा तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा, थर्ड रैंक रहेगा तो एप्पल का एयरपोर्ट मिलेगा, आजकल तो बच्चे खैर डिमांड में है, और ये 1000 का अमेजन का वाउचर मिलेगा टॉप 100 स्टूडेंट को। तो ये वाउचर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कहाँ यूज करना है। चलिए, तो चलिए ये रहा अनअकैडमी के बारे में। अब मैं पढ़ाता हूँ मोरेकाल के बारे में। तो आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ मोरेकाल के बारे में, तो उसमें से कुछ बचा हुआ है, कुछ टॉपिक्स जो था तो मैंने कहा कि ये भी कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद मोरक्तल कार के बारे में भी हम डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब धर्म के बारे में उसी में कई मौर्यकाल का बता देता हूँ। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्याज मौर्यकाल में यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो, बेटा कोई डाउट हो पूछो। आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से? चलिए, तो हम बात करते हैं मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, यानी कि मौर्य काल में जो धर्म था वो वैदिक धर्म था, किंतु कर्म कांड प्रधान वैदिक धर्म था वो अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियो तक ही सीमित था। यानी कि मौर्य काल में जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म प्रचलित तो था ही, लेकिन ये जो वैदिक धर्म था, कर्मकांड तथा वैदिक प्रधान जो था, अभिजात ब्राह्मण और क्षत्रियो तक ही सीमित था। ठीक है। तो मौर्य काल में जो धर्म था वो वैदिक धर्म प्रचलित उसमें प्रचलन में था, लेकिन ये जो धर्म था वैदिक धर्म, जो प्रचलन में था वैदिक धर्म जो था मौर्य काल में, ये कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म जो था वो अभिजात ब्राह्मणों के लिए तथा क्षत्रियों तक ही ये सीमित था। और पंतजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य काल में जो देवी की मूर्तियां थी उनको बेचा जाता है, और देव मूर्तियों को बनाने वाले जो शिल्पी थे, जो बनाने वाले कलाकार थे, जो बनाने वाले जो बनाते हैं उनको कहते थे देवता कारू कहा जाता था। तो बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पतंजलि के अनुसार, पंतजलि के अनुसार सॉरी, मौर्य काल में जो देवी की मूर्तियां बनाई जाती थी, उस देवी की मूर्तियों को बनाने वाले जो कलाकार थे, जो शिल्पी थे, जो उसको ढांचा देते थे, जो उस मूर्ति को मूर्तिकार जो था वो जो उसको बनाता था, उसको देवता कारू कहा जाता था।
ठीक है। तो आपको देखिए इतने ही फैक्ट आपको मिलते चले जा रहे हैं कि मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, और ये जो वैदिक धर्म जो था वो, किंतु ये भी मैं बता रहा हूँ इसमें वैदिक धर्म के बारे में कि कर्म कांड जो प्रधान जो वैदिक धर्म था वो अभिजात ब्राह्मणता क्षत्रियों तक ही सीमित था। और पंतजलि के अनुसार मौर्य काल में जो देवों की मूर्तियां थी, जो देवताओं की जो मूर्तियां थी, देव जो मूर्तियां थी, उनको बनाने वाला जो शिल्पी था, जो कलाकार था, जो उसको ढांचा दे देता था, जो उसको स्वरूप देता था, उसको हम देवताकारु कहते हैं। ठीक है, देवताकारु कहा जाता था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये टेलीग्राम का लिंक लेफ्ट में मैं दिया रहता हूँ और राइट में मेरा कोड होता है PJ01 कोड है, सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट है। और ये टेलीग्राम का लिंक है, प्रिंस जायसवाल के नाम से है टेलीग्राम का मेरा लिंक, इस लिंक से जुड़िए और जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है इसी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं और भी। और देखिए मौर्य काल के बारे में क्या क्या हम और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेगस्थनीज ने, जो मेगस्थनीज था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसने कहा था कि सिकंदर, मुंडनिकोर और सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृतांत दिया है उसे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो ये मेगस्थनीज ही था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और इसने ये भी कहा था कि मुंडनिकोर और सिकंदर जो महान था, उसके बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो उसका वृतांत दिया है, उसे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है, ऐसा मेगस्थनीज के द्वारा कहा गया था। और कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में निशान थे, वेदों की शिक्षा देते थे तथा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, पाली ग्रंथों में ब्राह्मण निशाल कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है मेगस्थनीज के अनुसार कि जो ब्राह्मण जो वेदों में निशान थे और वेदों की शिक्षा देते थे, जो वेद का शिक्षा देने वाले जो ब्राह्मण थे तथा बड़े बड़े जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे, उसे पाली ग्रंथों में ब्राह्मण निशाल कहा गया है, ऐसा मेगस्थनीज के अनुसार कहा जाता था। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या क्या है। ऐसे ब्राह्मणों को, जो भी ब्राह्मण थे, उनको राज्य से कर मुक्त भूमि दान में मिलती थी, यानी कि उस भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगता था, उनको फ्री में टैक्स दिया जाता था। भूमि जो दान, जो जमीन दी जाती थी उसमें टैक्स फ्री था वो, यानी कि कर मुक्त भूमि दान में मिलती थी। और अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को क्या कहा गया है? ब्रह्मादे कहा गया है। यानी कि मौर्य काल में जो ब्राह्मण जिनको राज्य से कर मुक्त भूमि दान में मिलती थी, उसे क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र में ऐसी जो भूमि थी उस भूमि को ब्रह्मादे कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? बेटा गला थोड़ा बैठा है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। डाउट है यहाँ तक कि जो ब्राह्मण थे जिनको राज्यों से कर मुक्त जो भूमि दी जाती थी, उपहार में दी जाती थी, या भूमि दान जो मिलती थी उनको, उनको ऐसे को अर्थशास्त्र में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको भूमि को ब्रह्मादे नाम से जाना जाता है, ब्रह्मादि कहा गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है और इसको जानना भी चाहिए। चलिए क्या क्या है तथ्य जो और भी जरूरी है मौर्य काल में, देखते हैं। पुराणों में कौटिल्य को, यानी कि कौटिल्य था जो अर्थशास्त्र के लेखक, जो कौटिल्य हमारे थे, उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। यानी कि मौर्य काल में पुराणों में कौटिल्य को क्या कहा गया है बेटा? श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। और अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। और छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांगों, मतलब 7 जो अंग हैं, राज्य के जो 7 अंग होते हैं, जिसमें ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूँ, स्वामी है, अमात्य है, राष्ट्र है, दुर्ग है, बल है, कोष तथा मित्र के स्वरूप तक कार्यों का भी वर्णन मिलता है, ऐसा कहा गया है अर्थशास्त्र में। माने अर्थशास्त्र जो, जिसका रचयिता कौन है अर्थशास्त्र की, कमेंट करके बताइए। कई बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों बताइए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? बेटा अर्थशास्त्र अभी तो पढ़ाया कि कौटिल्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? कौटिल्य है बेटा। छोटी सी क्वेश्चन है ये, क्या मैं बोलूं आप लोगों को। तो अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं तथा 180 प्रकरण हैं। ठीक है, और छठे अभिकरण में, यानी कि 15 में से जो छठवां अभिकरण है उसमें राज्य के जो 7 अंग होते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से कौन कौन से 7 अंग हैं, जिसमें स्वामी है, अमात्य है, राष्ट्र है, दुर्ग है, बल है, कोष तथा मित्र के स्वरूपता कार्यों का वर्णन मिलता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। और छठे अभिकरण की अगर हम बात करें उस 15 में से, तो छठे अभिकरण में राज्य के जो 7 अंग होते हैं, जिसमें स्वामी है, अमात्य है, दुर्ग है, राष्ट्र है, बल है, कोष है, तथा मित्र के स्वरूप के तथा कार्यों का वर्णन मिलता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? अब ये मत पूछना है बेटा कि कौटिल्य कौन है, ठीक है?
ठीक है। कौटिल्य किसके गुरु हैं, ये मत पूछना मुझसे। कमेंट करके बताओ कौटिल्य किसके गुरु हैं। कौटिल्य किसके गुरु हैं। अरे यही तो कहा। चलो कोई नहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्र के जो 7 अंग हैं, कई बार पूछा जाता है कि कितने अंग हैं, तो 7 जो अंग है, सप्तांग जो है वो स्वामी है, अमात्य है, राष्ट्र है, दुर्ग है, बल है, कोश तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में। और मेगस्नी ने जाति प्रथा का उल्लेख जो किया है 7 वर्गों के रूप में किया है, यानी मेगस्नी जिसने इनका लिखा है उसने जाति प्रथा का जो उल्लेख किया है वो 7 वर्गों के रूप में किया है, और इन जातियों में किसानों की जो संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी, ये भी कहा गया है मेगस्नीज के द्वारा। तो बेटा देखो इसी में से कितने आपको जो फैक्ट है, जिसको जैसे मैंने कहा कि कौटिल्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है अर्थशास्त्र में, यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण का मतलब क्या होगा, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यानी कि पुराणों में कौटिल्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। और मैंने ये भी कहा कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता है कौटिल्य, चाणक्य साहब, 15 अभिकरण तथा अर्थशास्त्र में 180 प्रकरण है, और इसी 15 में से जो 6वें अभिकरण में ये कहा गया है कि राज्य के सप्तांग, सप्तांगों मतलब 7 अंग जो है, जिसमें स्वामी है, अमात्य है, राष्ट्र है, दुर्ग है, बल तथा कूद तथा मित्र के स्वरूप तक कार्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसके साथ साथ मेगस्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख किया है, 7 वर्गों के रूप में किया है, और इन जातियों में किसानों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं अब हमको। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट है कि मैगनीज ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है और सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए, तो जो जाति प्रथा का उल्लेख इन्होंने 7 वर्गों के रूप में किया है, और सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की थी, जातियों में संख्या किसी की थी, तो वो किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या क्या और इम्पोर्टेंट है इसमें, और क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे लिए है जो पेपर में आता है, क्योंकि अभी पेपर है, कई सारे पेपर हैं बच्चों के, प्रीलिम्स के हिसाब से मैं बता भी रहा हूँ इसको चीजों को। तो व्यापारियों के श्रेणी के जो प्रधान होते थे, जो हेड होते थे, उनको सार्तवाह कहा जाता था। यानी कि व्यापारियों के जो हेड होते थे, व्यापारिक श्रेणियों के जो प्रधान होते थे, उनको सार्तवाह कहा जाता था। और श्रेणियों के संगठन के जो सर्वोच्च को श्रेष्ठी मतलब ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। कि व्यापारियों की श्रेणी के जो प्रधान होते थे, जो भी हेड होते थे, आज भी जो व्यापारियों के जो हेड होते हैं, व्यापार मंडल के जो हेड होते हैं, या व्यापारियों की श्रेणी के जो प्रधान होते हैं, जो लीड करते हैं व्यापारियों को, जो व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं, जो व्यापारी वर्ग के हितों की बात जो करते हैं, जो व्यापारी वर्गों के लिए काम करते हैं, उसके प्रधान को सार्तवाह कहा जाता था। और श्रेणियों के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठी, ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए कहाँ पढ़ अर्थात कर्षा पढ़ का उल्लेख मिलता है, और इसका सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। यानी कि जो बौद्ध हमारे ग्रंथ है, उस ग्रंथों में सिक्कों के लिए कापा कहाँ पढ़ अर्थात काशपढ़ का उल्लेख मिलता है, और इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। तो इसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। कि बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथों के बारे में ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए जो कहाँ पढ़ अर्थात कारशा पढ़ का उल्लेख मिलता है, उसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है अष्टधाई की जो पाणनी है उसमें उसका उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? बेटा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़ो। एंशियंट इंडिया वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और मौर्यकाल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ ही रही होगी चीजें कि व्यापारियों की श्रेणियों को प्रधान को क्या कहा जाता था, सातवाह कहा जाता था। ठीक है। जो हेड होते थे, आज भी जो व्यापारियों के हेड है उसको क्या कहते हैं बताओ? व्यापार मंडल के जो हेड होते हैं, जो व्यापारियों के हितों की बात करते हैं। और श्रेणियों के जो संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठी ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हम और कुछ आज नया सीखेंगे। मेगस्थनीज के अनुसार कहा जाता था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मेगस्थनीज कह रहा है, जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, कि भारत में दुर्भिक्ष मतलब अकाल नहीं पड़ते थे। किंतु कौटिल्य के अध्ययन से स्पष्ट है, जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य साहब, कि दुर्भिक्ष तो पड़ते थे, और दुर्भिक्ष के समय राज्य द्वारा जनता की भलाई के लिए काम है, बेटा यहाँ पे काम है, काम के लिए लिए जाते थे। ठीक है, काम लिए जाते थे। ठीक है, काम लिए जाते थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप ये बताओ, एक बात बताओ मुझे, जब अकाल पड़ेंगे एक राजा का क्या कर्तव्य है? एक राजा का कर्तव्य यही है कि राज्य की भलाई के लिए काम करना।
ठीक है। राज्य के हित में ही राजा का हित है, राज्य के दुख प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के दुख में ही राजा का दुख है। अगर राजा राजा का फर्ज नहीं निभाएगा तो निभाएगा कौन? आज की टेंडेंसी क्या है? आप अपने लोकल एमपी से पूछिए। ठीक है। आज भी कई सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट तक कहा है कि जो भी हमारे जो हमारे एमपी जो हैं उनके ऊपर कोई भी अगर आज तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसको प्रकाशित करें। 2014 और 2019 के इलेक्शन में देखिए आप कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है 2014 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस जो आज हमारे एमपीज हैं उनका 2019 में है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि चुनाव लड़ने के पहले पहले आप अपने बारे में पूरा डिटेल पेपर में निकलवाइए कि आपके ऊपर कौन कौन से मुकदमे चलाए गए हैं। तो वो राजा थे और एक आज के राजा ये हमारे बच्चे। राजा का मतलब क्या है? राजा का मतलब है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के दुख में राजा का दुख है। लेकिन बताइए अकाल पड़े, अगर किसी क्षेत्र में अकाल पड़े और वहां का राजा एकदम बैठ के मस्त होके घूम रहा हो तो फिर उस राज्य का क्या होगा ये बताओ? जब राजा ही निकृष्ट होगा तो फिर प्रजा का क्या होगा? कौन देखेगा? इसलिए जिसमें लीडिंग पावर होती है वही राजा होता है, जो लीड कर सकता है। मेरा मानना है कि आप मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए इतिहास में देखो पढ़ाई लिखाई से एक चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई चलो ठीक है, इसके साथ समझदारी भी जरूरी है। आप देखेंगे मौर्य काल में कि जब मैं पढ़ाऊंगा अकबर के बारे में, मुगल पीरियड में जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप जब देखेंगे अकबर जो जैसा शासक जो अंगूठा छाप था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो इलिटरेट था, आप आज की भाषा में कह सकते हैं आप उसको, इलिटरेट था। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जो डिसीजन पावर था, जो अकबर की काम करने की क्षमता थी, जो उसके काम करने में जो दक्षता जो हासिल था, जो उसके काम करने का तरीका था, जो लीडिंग पावर उसके अंदर था, इतिहास में वो अमर है। अकबर महान है वो, क्योंकि उसकी हर नीति, चाहे वो सुलह कुल की नीति हो चाहे कोई नीति हो, हर में फिट रहता है अकबर। ये देखो पढ़ाई लिखाई में बार बार कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई के साथ समझदारी होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई तो चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लिया आप डीएम बन जाएंगे। सपोज करो मान लो आप जिले के जिलाधिकारी बन गए, आपके जिले में मान लीजिए भूकंप आ गया, आप क्या करेंगे? आपको पास तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। जेएसओ मैनेजमेंट वाले से लेके सारे जिसको बुलाना है आप बुलाएंगे। आपके अंदर उस समय है कि भाई विपरीत परिस्थिति में आप अपने राज्य को कैसे चलाते हैं, आप अपने जिले को कैसे हैंडल करते हैं। या एसपी बन गए, सब कुछ आप ही को देखना है, करिए आप। कैसे करेंगे? तो लीडिंग पावर होनी चाहिए। और वही बताओ, अकबर जस्ट अपोजिट चले जाओ, उस पे मोहम्मद बिन तुगलक पे चले जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक एक सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत नहीं थी जो अकबर के पास थी। जो मैनेजमेंट का गुण अकबर के पास था वो चीजें उसके पास नहीं थी। वो पढ़ा लिखा शासक था। मैं पढ़ाई लिखाई गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसके साथ समझदारी जरूरी है। तो अकबर के पास समझदारी थी, इसलिए उसने सबको साथ लेके चला। उन्होंने सबको साथ लिया। अगर जोधा जी से शादी भी किया, कछवावज की राजकुमारी जोधा से शादी किया, तो उसके साथ उस तरह के वो जानता था कि अगर यहाँ पे हमको राज्य करना है तो हमको इनको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा, हमको इनसे मित्रता करनी पड़ेगी। उन्होंने मित्रता किया राजवाड़ों से, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, राज्य का विस्तार किया। उसकी नीतियां, उसकी जो काम करने का एडमिनिस्ट्रेशन, जो काम करने का प्रशासनिक अनुभव था, जबरदस्त था। वहीं उसका देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का समय से पहले ही वो सोच लेता था, इसलिए उसकी सारी योजनाएं फ्लॉप गई हैं। वहीं एफएसटी पे अगर मैं बात करूं, फिरोज शाह तुगलक वो भी कम पढ़ा लिखा था सकता, लेकिन उसने भी अच्छे अच्छे काम किए जो एमयूटी नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समझदारी जरूरी है। और मैंने कहा कि जब राज्य के ऊपर अटैक हो, राज्य के ऊपर अकाल आए, राज्य के ऊपर भुखमरी की समस्या हो, तो फिर अगर राजा ही निरंकुश रहेगा तो फिर प्रजा का क्या होगा? ठीक है। जैसे आज का ही उदाहरण चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आज ये देखिए देश में कोरोना महामारी चल रही है। महामारी चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम क्या है? राजा सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है लोगों को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तो हर विपरीत परिस्थिति में जो सही तरीके से खेलेगा वही राजा है, और राजा का यही कर्तव्य भी होना चाहिए। खैर, मेरा इतना घुमा फिरा के मैंने आपको इतनी चीजें आपको बता दिया, हर चीज के लिंकअप आपने दे दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं कि राजा के क्या कर्तव्य है। तो मेगास्नीज के अनुसार ये कहा जाता था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन कौटिल्य कहता है कि नहीं, कौटिल्य के अध्ययन से ये हमको पता होता है कि भैया अकाल तो पड़ते थे, और दुर्भिक्ष के समय मतलब अकाल के समय राज्य द्वारा जनता की भलाई के लिए काम किए जाते थे। ठीक है, ये लिए नहीं किए हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ही कर दो। ठीक है, तो होना भी चाहिए। और मौर्य काल अपने आप में था चंद्रगुप्त मौर्य। आज इसके साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो जानना चाहिए सभी भी स्टूडेंट को। देखिए बीपीएससी की पेपर होने वाले हैं, जिनका भी प्रीलिम्स हो, बेटा एक बात याद रखना, वहां पे 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स में।
40 क्वेश्चन में से बेटा एक चीज याद रखना, 40 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन होते हैं मॉडर्न के। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके मॉडर्न के होते हैं, प्लस 10 से 12 क्वेश्चन आपके होते हैं एंशियंट। ठीक है, खास करके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है वहाँ पे। और 8 से 10 क्वेश्चन आपके होते हैं मध्यकालीन। ठीक है, मध्य जो भी है मुगल पीरियड, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का, और खास करके बौद्ध संगीतीय के बारे में आते हैं। तो बेटा जितना अभी तक पढ़ाया हूँ सफिशियंट है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसको भी पढ़िएगा आराम से, जो पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिलेंगे। जितना पढ़ाया हूँ आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, क्या क्वेश्चंस मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ठीक है, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य, आज बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना कोई। मेगस्थनीज ने क्या कहा था? मेगस्थनीज ने ये कहा था कि भैया भारत में अकाल उकाल नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब हम कौटिल्य के अध्ययन से हम स्पष्ट करते हैं, कौटिल्य का जब हम अध्ययन करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लेखक जो थे कौटिल्य, उनका अध्ययन अगर हम करें, तो उन्होंने कहा था कि भैया देखो भारत में अकाल तो पढ़ते थे, और जब अकाल पढ़ते थे तो राज्य के द्वारा जो भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जनता को, वो भलाई के लिए काम किए जाते थे। ठीक है, चलो और भी थोड़ा कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष मतलब अकाल के अवसर पर राज्य द्वारा कोषागार से अनाज वितरण का विवरण मिला है। तो यही कहा जाए, जैसे राज्य द्वारा जो मदद, मैंने कहा ना कि बेसिक नीड क्या है इंसान की। इंसान की देखो कोरोना महामारी में भी सबसे बेसिक नीड क्या थी? पेट की, रोजी रोटी। चलो रोजी रोटी ठीक, सबसे पहले तो भूख है। इस ये जो भूख है, ये मैं क्या कहूँ, खैर छोड़ो। कोरोना महामारी ने तो ऐसी सिखाई है इंसान को कि अगर सही से सीखेगा वो इंसान, तो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और लोगों ने सोचा भी है लॉकडाउन के पीरियड में कि रोटी के लिए लोग कहाँ से कहाँ चले गए। आपको शायद उन्नाव उन्नाव की उधर की घटना पता होगी, झांसी के पास की, जो पेपर में आया था, न्यूज में आया था। रेलवे ट्रैक से लगाए लोग कैसे कैसे पैदल चले, किसी बाहर की नहीं बता रहा हूँ, इसी साल की मैं घटना बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली भूख है। इस पेट भूख के लिए ही ना जाने कितने लोग प्रवास होकर शहरों में जाते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। तो वही मैंने कहा कि अकाल के समय जनता द्वारा उस समय भलाई के लिए काम किया जाता है, ऐसा मेगास्थनीज के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। मेगास्थनीज तो ये कहता है कि भैया अकाल नहीं पढ़ते थे, लेकिन कौटिल्य ये कहते हैं कि भैया अकाल तो पढ़ते थे। और अकाल जब पढ़ते थे तो उस समय राज द्वारा जो भी काम किए जा सकते हैं, राजा के द्वारा जो काम किए जा सकते थे, वो उसको काम जनता की भलाई के लिए किए जाते थे। और ये भी सहगौरा और महास्थान जो अभिलेख है, उससे ये भी पता चलता है कि जो जो अकाल जब पड़ता था तो अनाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जो वितरण होता था, वो उस समय होता था। तो पहला काम है कि देखो कुछ करो चाहे ना करो, पहले लोगों का जो पेट भरने का काम है वो जरूर होना चाहिए। खास करके किसी भी काल में आपने देखा होगा सरकार ने वन राशन राशन एक राज्य एक मतलब हर राज्य में, किसी भी राज्य में आप रहते हो, राशन कर दिया गया है, पोर्टेबिलिटी कर दिया गया है कि अगर आप यूपी के हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो अगर आपको राशन चाहिए तो आप दिल्ली में भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे भारत में वो राशन कार्ड कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, जून से चालू भी हो गया है। और तो ये सब चीजें हैं, तो लिंकअप करके चलिए। करंट तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाता हूँ, मैं लिंकअप नहीं सिखा रहा हूँ आपको चीजें। ठीक है, इसके साथ ही साथ मेगस्नियन ने शिल्पियों को, जिस शिल्पी थे उनको चौथी जाति का माना है, ऐसा कहा जाता है। ये भी एक फैक्ट है, तो इसको भी आप जान लीजिए। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। और भी देखो क्या क्या और चीजें हैं। वस्त्र उद्योग जो था इस समय का, इस काल का महत्वपूर्ण उद्योग था, किंतु वो राज्य द्वारा संचालित होता था। ठीक है, जो वस्त्र उद्योग था वो मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कमेंट करके बताइए आज सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके हमको बताइए आप सभी के सभी। ठीक है, हाँ। तो वस्त्र उद्योग इस काल का महत्वपूर्ण उद्योग था, किंतु वह जो था राज्य द्वारा संचालित होता था। और ऐतिहासिक काल में पकी ईंटों और मंडल कूपों का प्रयोग सबसे पहले इसी काल में दृष्टिगोचर होते थे। ठीक है, यानी इसी काल में की अगर हम बात करें, एनबीपी चरण जो है, ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, तो पक्की ईंटों और मंडल कूपों का प्रयोग जो था वो सबसे पहले इसी काल में दृष्टिगोचर होता है। कृषक जो था, कारीगर जो था, व्यापारी जो था, सैनिक कर्तव्यों से मुक्त रहते थे। और कारीगरों का समाज में बड़ा सम्मान था। कारीगरों का सोचो, आज जो कारीगर हैं, खैर कोई नहीं। तो कृषक, कारीगर और व्यापारी सैनिक कर्तव्यों से मुक्त रहते थे, सैनिक कर्तव्यों से मुक्त रहते थे। और कारीगरों का उस समय बड़ा समाज में बड़ा सम्मान था। इसके साथ ही साथ मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र से पता चलता है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। बताओ उस समय शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था।
तो जिस काल में जो निम्न तबका का व्यक्ति है, अगर उसको वो सारी सुविधाएं मिलती थी, तो सोच सकते हो कि उस काल का मतलब कौन सा शासक, वो उस काल का राज्य कैसा हो सकता है, उस काल के शासक की सोच कैसी हो सकती है, उस काल का प्रशासन कैसा हो सकता है, उस राजा का विजन कैसा हो सकता है, इसी से पता चल जाता है। ठीक है। तो चलो ये भी देख लीजिए कि मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र यही पता चलता है कि जो शूद्र व्यक्ति था, जो निम्न जाति का व्यक्ति था, देखो जाति फाती तो दुनिया को बर्बाद करके रख दिया, सच्चाई तो यही है। पहले काम के आधार पर जातियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, फिर बाद में कुछ और हो गया, देख ही रहे हैं हम सभी के सभी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। चलिए और हम बात करते हैं, और भी देखिए। और देखिए किसने क्या कहा। ठीक है। उद, उदक मांग मौर्य काल में वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर था, जो सिंचाई का टैक्स लगता था उसे, ये सब पढ़ा चुका हूँ, शुरुआत में ही बता चुका था, मौर्य काल जब पढ़ा रहा था शुरुआत के समय में ही सब कुछ बता चुका था। तो मौर्य काल में जो वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर था उसे उदक मांग, मतलब जो था मौर्य काल में वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर था। कौटिल्य ने देखिए क्या कहा है। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। बताइए आज क्या ऐसा पॉसिबल है? आज अपने एमपी अपने एमएलए के दरवाजे पे जाइए, और आज आजादी के इतने साल हो गए हैं, क्या आपके एमपी, क्या आपके एमएलए आपसे मिलने के लिए तुरंत तैयार हो सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप हमको। कोई है महारथी? क्या बताइए, जनता क्या कहती है बताइए। आप युवा हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सिविल की तैयारी करते हैं। बताइए उस समय ऐसी सोच थी कि शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार था। कारीगर जो थे उनकी स्थिति कितनी अच्छी थी, उनको समाज में सम्मान मिलता था। आज और काल और उस समय के काल में थोड़ा सा डिफरेंस देखो ना, सोच में देखो कितना डिफरेंस है, सोचो, विजन करो। ठीक है, सोचिए उन चीजों के बारे में। कौटिल्य कहता है कि जब राजा दरबार में बैठा हो, मतलब राजा अपने दरबार में हो और बाहर उसकी प्रजा उसका वेट कर रही हो, ये बहुत ही गलत है, प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। क्या इस समय होता है कि नहीं होता है? आ जाइए अपने, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं, आपके एमपी अपने एमएलए देखिए मिलते हैं क्या वो? तो ये सब चीजें हैं, देखिए और पढ़िए। ब्यूरोक्रेट्स अच्छे बनिए आप लोग, ऐसा मत कीजिएगा। कौटिल्य कहते थे कि जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, ऐसा कौटिल्य द्वारा कहा गया है। बेटा इसीलिए सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में एथिक्स का पेपर लाया गया है। मैं बार बार कहता हूँ, ईमानदार होना जरूरी नहीं है, ईमानदार दिखना भी चाहिए बेटा। ठीक है, तो एथिक्स नैतिकता पाने वाले जो एथिक्स के फोर्थ पेपर है 250 नंबर में, 250 नंबर में 140 150 लाने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, बेटा इस एथिक्स पेपर में नहीं, जी रियल लाइफ में भी एथिक्स लाइए। अब 90 नंबर लाइए, 100 नंबर लाइए, लेकिन एथिकल होइए, थोड़ा नैतिक होइए, थोड़ा जिम्मेदार बनिए। बार बार ये भी तो एग्जाम्पल दिया मैंने, एमबीटी और अकबर, ये दो जबरदस्त एग्जाम्पल है। एक पढ़ा लिखा है जबरदस्त, एक बिना पढ़ा लिखा है जबरदस्त, लेकिन काम करने के तरीके कितने अच्छे थे। लीडिंग पावर, मैनेजमेंट पावर, स्किल, समय के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ये पावर जो था दोनों में देखिए कितना डिफरेंस अकबर और मोहम्मद तुगलक में। अंगूठा छाप होने के बाद तो अकबर महान है, उसकी काम करने के तरीके, उसकी हर नीतियां सुपरहिट गई। और वही देखिए मोहम्मद बिन तुगलक इतना डिग्री लेने के बावजूद आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, फ्लॉप है, क्योंकि समय से पहले ही सोचता था वो, चीजें फ्लॉप हो जाती थी। खैर, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, कौटिल्य साहब कहते हैं। इसके साथ ही साथ प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, ऐसा ही कौटिल्य साहब ही कहते थे, जो ऑलरेडी मैं इस पे लंबा चौड़ा लेक्चर ले ही दिया हूँ आप लोगों को। और देखिए क्या कहते हैं छठे अभिलेख में, अशोक प्रजा के कार्य के लिए प्रतिक्षण और प्रत्येक स्थान पर मिलता है सकता है और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में उसे बड़ा संतोष मिलता है, ऐसा कहा गया है छठे अभिलेख में। खैर ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में आते हैं, मैंने कहा कि आपको बता दिया जाए, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं और क्या क्या हमको जानना चाहिए। जितना भी इम्पोर्टेंट है मैं यही सब बता देता हूँ, उसके आगे फिर हम डिटेल हम लोग पढ़ते रहेंगे। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था। बताइए, ये कलिंग के अभिलेख से दिखता है, बताइए। कलिंग अभिलेख, कलिंग जो इतना इंपॉर्टेंट प्लेस था वो, जिसे कोई जीत नहीं सकता, इतने लाख भाइयों की हत्या करवा के इसके ऊपर आरोप है, अशोक के ऊपर धम्म का सहारा लेता है बाद में।
खैर ये सब चीजें पढ़ा चुका हूँ। तो अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वो बड़ा चिंतित था। ठीक है, चलिए। अशोक ने तोसली, उज्जैन, तक्षशिला के अधिकारियों के चक्रवत स्थानांतरण की परिपाटी चलाई, मतलब ट्रांसफर करने का, जैसे डीएम का ट्रांसफर होता है ना, इस जिले से उस जिले, उस जिले से उस जिले। एक जगह बैठेंगे तो फिर खुरापात करना चालू हो जाएगा, घुसपैठ बना लेंगे, इसलिए उनका हर जगह ट्रांसफर का काम देखो उस समय भी चलता था। तो अशोक ने क्या किया था, चाहे तोसली, उज्जैन, तक्षशिला के अधिकारियों के चक्रवत स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। भैया आप यहाँ बैठे हो, अब उस जिले में जाओ, बहुत तुम रह चुके हो, बहुत तुम अपना पैठ बना रहे हो, बहुत पब्लिक डीलिंग और पॉलिटिकल पैठ अपना बना रहे हो। प्रशासक हो तो प्रशासक का काम करो, कहीं किसी भी जिले में जाओ आप। ठीक है। इसके साथ ही साथ भाब्रू अभिलेख जो था अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। ठीक है, जो भाब्रू अभिलेख है वो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तो ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है पेपर में, कई बार क्वेश्चंस आए हैं, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला वाला हम बढ़ते हैं और देखते हैं स्मृति तत्व के बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं। चलिए, तीसरे जो अभिलेख था उसके अनुसार धम्म में अल्प संग्रह तथा अल्प व्यय का विधान था, यानी कि तीसरा जो अभिलेख था उसमें ये कहा गया कि जो धम्म है उसमें कम संग्रह, अल्प संग्रह और अल्प व्यय, जब संग्रह ही कम होगा तो व्यय भी तो कम होगा, इसका विधान है। ऐसा कहा गया है, देख लीजिएगा बस आप लोग। साची तथा सारनाथ, सारनाथ जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये पढ़ाया हूँ बेटा। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और कुछ बताइए इनके बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में। सांची का स्तूप है, देखिए। तो सांची तथा सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुड़ियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि जो स्तंभ, लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कहा भी था, सांची तथा सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख में जो लिखा हुआ है उसमें कहा कि उसने, अशोक ने, कि कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के जो महामात्रों को उन्होंने आदेश दिया कि अगर जो भी बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षु भिक्षुड़ी जो हैं, अगर वो बदमाशी कर रहे हैं, संघ में फूट डाल रहे हैं, तो उनको तुरंत गेट आउट किया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए, उनको तिरस्कृत किया जाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ठीक है। इसके साथ ही साथ रुद्रमयी अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहां भूमि कर, ठीक है, ये 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या हो सकता है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। मौर्य काल में कुछ नगर स्वायत्त शासित थे, उदाहरण के लिए जैसे तक्षशिला एक निगम था और उनके द्वारा अपने सिक्के जारी किए जाते थे। यानी कि मौर्य काल में कुछ ऐसे नगर भी थे जो स्वायत्त शासित नगर थे, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि तक्षशिला एक निगम था तथा उनके द्वारा अपने खुद के सिक्के जारी किए जाते थे। यानी कि कुछ ऐसे भी नगर थे मौर्य काल में जो स्वायत्त शासित थे, खुद से शासित थे, जैसे तक्षशिला था, एक निगम था, उनके द्वारा खुद के सिक्के जारी किए जाते थे। और अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ लौरिया, नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृतियां वर्णित की गई है, सभी लोग जानते भी हैं। इसके साथ ही साथ स्तूप का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है और इसका शाब्दिक अर्थ ढेर या होता है, धुआं होता है, धुआं। ठीक है, तो जो स्तूप का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेदा। ठीक है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ढेर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, कोई भी डाउट हो तो बेटा देखो, मौर्योत्तर काल है, जितना भी था मैंने आपको बता दिया। और मैं, मुझे लगता है कि मौर्योत्तर काल से हम कहिए तो अभी पढ़ा दूं, नहीं तो कल हम इस पे बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझे, मौर्योत्तर काल के बारे में कल हम चर्चा कर लेंगे। अभी मौर्योत्तर काल काफी इम्पोर्टेंट है और जितना भी मौर्य काल से संबंधित जो भी चीजें थी वो सारी की सारी मैंने फिनिश कर दिया है। तो हम मौर्योत्तर काल के बारे में कहिए तो अभी बता दें, या तो मैं आगे इसके में कंटिन्यू कर दूंगा इसको। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं फिर आपका जो चीजें हैं आपकी। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, कल मैं मौर्योत्तर काल इसके आगे कंप्लीट कर दूंगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा सभी के सभी। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मोरत्तर काल फिर हम इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कल हम मोरत्तर काल से इसको कंटिन्यू करेंगे, और मोरत्तर काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मौर्य काल जितना पढ़ाया हूँ उतना पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।